हेलो व्यूवर्स, मेरा नाम सौमित्र देवनाथ है और आज मैं नए वीडियो के साथ आप सभी का स्वागत करता हूं मेरे चैनल ग्रोइंग इंग्लिश। तो दोस्तों, जैसे कि आज का टॉपिक है डायनेमिक यूनिक लिस्ट, यानी मैं आपको आज एक्सप्लेन करूंगा कि एक डायनेमिकली यूनिक लिस्ट आप कैसे क्रिएट कर सकते हैं। और साथ ही मैं एक्सेल से रिलेटेड बहुत सारे फॉर्मूला को भी मैं आपको इस वीडियो में एक्सप्लेन करूँगा, जिसमें आपके डाउट्स भी क्लियर हो जाएंगे। तो दोस्तों, प्लीज़ आप वीडियो को अंत तक जरूर देखिए और अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ इसे लाइक शेयर के साथ साथ सब्सक्राइब भी जरूर कीजिए दोस्तों। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। फाइल को ओपन कर लेते हैं दोस्तों। फाइल ओपन हो गया है दोस्तों। यहाँ पे आप एक डेटा देख पा रहे हैं, फी डिटेल्स ऑफ स्टूडेंट, ठीक है। यानी कि पर्टिकुलर स्टूडेंट ने किस डेट पे कितना फ़ी पे किया है उसका यहाँ पे एक डिटेल्स है, जिसमें आप मई महीने का भी डिटेल देख पा रहे हैं और कुछ जून महीने का भी डिटेल देख पा रहे हैं। यानी मई महीने के कुछ स्टूडेंट ने जून महीने का भी फ़ी पे कर दिया है। लेकिन अब मुझे इसमें से एक डिटेल्स ये चाहिए कि पर्टिकुलर स्टूडेंट ने टोटल अब तक कितना फ़ी कर दिया है, फ़ी पे कर दिया है। ओके, तो इसके लिए मुझे क्या करना होगा कि सबसे पहले मुझे इस स्टूडेंट में से यूनिक स्टूडेंट नेम लिस्ट निकालना होगा। तो दोस्तों, अभी पहले तो एक्सेल में जो फीचर अवेलेबल है यूनिक लिस्ट निकालने का, वो मैं आपको बता देता हूँ। उसके लिए सबसे पहले आपको क्या करना होता है कि सबसे पहले जिस डेटा का यूनिक आपको लिस्ट निकालना है उसे आप कॉपी कर लीजिए और किसी एक कॉलम में आप पेस्ट कर दीजिए। ओके, देन आप जाइए डेटा टैब में और आप वहाँ पे ऑप्शन देखेंगे रिमूव डुप्लीकेट, तो उस पर आप क्लिक कीजिए और जो आपका कॉलम है, जिस कॉलम का आपको लिस्ट निकालना है यूनिक लिस्ट, वो ऑलरेडी सेलेक्टेड होना चाहिए। तो यहाँ पे टिक है, यानी वो मेरा कॉलम सेलेक्टेड है। फिर देन उसके बाद आप इसे ओके कीजिए तो आप देखेंगे कि 4 डुप्लीकेट वैल्यू फाउंड एंड रिमूव, यानी सिस्टम ने 4 डुप्लीकेट वैल्यू को फाउंड किया और उसे रिमूव भी कर दिया। एंड 7 यूनिक वैल्यू रिमेन, यानी 7 यूनिक वैल्यू से फाइंड आउट हुआ है, जो कि यहाँ पे दिए हुए हैं। यानी यहाँ पे मेरा यूनिक लिस्ट निकल आ गया है। ठीक है, अब मैं क्या करूँगा कि अब इसके बाद मैं ये डिटेल्स निकालूंगा कि उन्होंने कितना फ़ी अब तक पे कर दिया है। तो यहाँ पे मैं इसे डिलीट कर देता हूँ। यहाँ पे मैं इस्तेमाल करूँगा सम इफ फार्मूला, यानी इज इक्वल टू सम इफ फार्मूला को देखिएगा ध्यान से दोस्तों। इज इक्वल टू सम इफ मैंने टाइप किया, ब्रैकेट स्टार्ट किया। अब इसका सिंटेक्स आप देख पा रहे हैं। सबसे पहले आपको रेंज देना है। रेंज मीन्स आपका जो डेटा एरिया है उसका आप एक रेंज दे दीजिए। मैंने यहाँ पे रेंज सेलेक्ट कर दिया, जिसमें आपका स्टूडेंट नेम और उसका फ़ी, ये दोनों रेंज पे कवर हो रहे हैं। ठीक है, देन आपका क्या है डिटेल आपको देना है। नेक्स्ट आपको क्राइटेरिया देना है, यानी किस उस रेंज में आप किस बेस पे आप डेटा सर्च करना चाह रहे हैं। तो क्राइटेरिया में मैं दूंगा कि मुझे स्टूडेंट नेम के बेस पे सर्च करना है, जो कि मैंने सबसे पहला जो हेमलता नाम है उसे मैंने सेलेक्ट कर लिया, उस सेल को मैंने सेलेक्ट कर लिया। सेल रेफरेंस यहाँ पे H2 आ गया। ओके, देन कॉमा कीजिएगा। लास्ट ऑप्शन क्या है, सम रेंज, यानी कौन सा रेंज, जो कि जिस रेंज डेटा को आप सम करना चाहते हैं उसका आपको रेंज देना है। तो सम रेंज मेरा क्या हो जाएगा, फी पेड, ये मेरा सम रेंज है, ये मैंने रेंज दिया है। ठीक है, तो यहाँ पे रेंज आपका क्या होगा, D3 से D17 मेरा रेंज हो गया। और फिर मैंने इसे ब्रैकेट क्लोज कर दिया और देन इंटर। तो आप देखेंगे कि हेमलता ने अब तक 4000 फी पे कर दिया है। यानी यहाँ पे आप देखेंगे एक हेमलता ने 2000 फी पे किया है और यहाँ पर भी हेमलता ने 2000 फी पे कर दिया है। ठीक है, तो सम इफ फार्मूला का काम क्या था दोस्तों। सम इफ फार्मूला का काम है कि वो स्पेसिफिक टेक्स्ट को क्राइटेरिया बेस पे डेटाबेस में सर्च करवा के वो उससे रिलेटेड अमाउंट की टोटलिंग करके आपको देता है। ठीक है, तो अब मैं क्या करूँगा कि इस फार्मूला को मैं कॉपी करके आगे के सेल्स में भी मैं पेस्ट कर देता हूँ। तो दोस्तों, यहाँ पे प्रॉब्लम ये आ गया कि जैसे ही मैंने पेस्ट किया तो आप ध्यान देंगे कि सेकेंड रो का जो फॉर्मूला है उसका जो डेटा रेंज है वो 1 रो इंक्रीज़ हो गया। अब ध्यान देंगे यहाँ पे C4 से उसका डेटा रेंज इंक्रीज़ हो गया। देन उसके बाद नेक्स्ट रो का अगर मैं डेटा रेंज देखूँ तो वो आपका इंक्रीज़ होके रो नंबर 5 से आ गया। तो मुझे ऐसा नहीं करना है। तो मुझे क्या करना होगा, यहाँ पे मुझे ये करना होगा कि ये जो आपका C3 से लेकर D17 जो आपका रेंज है इसे फ्रीज करना होगा, ताकि जब मैं इसे बाकी सेल्स में भी कॉपी करूं तो वो एज इट इज़ रहे, उसमें कोई चेंजेस ना हो। तो इसके लिए क्या करना होगा आपको कि उस
रेंज को सेलेक्ट करके आपको F4 प्रेस करना होगा। F4 प्रेस करते साथ ही आप ध्यान देंगे कि डॉलर साइन इसमें लग गए हैं, यानी C के पहले भी डॉलर साइन देख रहे हो, 3 के पहले भी डॉलर साइन लग रहे हैं। डॉलर साइन लगने का मतलब ये है कि वो उस रेंज को फ्रीज कर दिया है। अब अगर उसे आप आगे के सेल्स में भी कॉपी करेंगे तो उसमें कोई चेंजेस नहीं आएंगे। तो उसी तरह से मैं सम रेंज को भी सेलेक्ट करके मैं F4 प्रेस करके उसे मैंने फ्रीज कर दिया है। अब मैं इसे कॉपी करके बाकी सेल्स में मैं पेस्ट करूँगा। तो आप ध्यान देंगे कि यहाँ पे अब बाकी सेल्स में भी डेटा रेंज और सम रेंज सेम है, जो कि मुझे वही चाहिए, है ना, इसमें कोई चेंजेस नहीं है। ठीक है, अब मैं इसकी टोटलिंग करके अब मैं आपको दिखाता हूँ। तो इस टोटलिंग को मैं कॉपी करके इसमें मैं यहाँ पेस्ट कर देता हूँ। टोटलिंग मेरा थोड़ा इंक्रीज कर देता हूँ, है ना। टोटलिंग मेरा 3 से होगा, I2 से होगा, I2 से I17। तो मेरा टोटलिंग जो है सेम डेटा से मेरा मैच हो रहा है। अब अगर मैं डेटाबेस में आगे कोई एंट्री करता हूँ, मान लीजिए कि अनिकेत ने अपना जो फ़ी है 3 जून को फ़ी उसने पे कर दिया है, कितना, 2000। तो आप डेटा रेंज में देखेंगे कि यहाँ पे अनिकेत जो है 2000 अपडेट हो चुका है, यानी टोटल उसने अब तक 4000 फ़ी पे कर दिया। और यहाँ पे आप देखेंगे कि सब अपना टोटल मैच हो रहा है। ठीक है, तो इसी तरह से अगर डेटा को आप इंक्रीज़ करते हैं, डेटा बेस में आप इंक्रीज़ करते हैं, तो आपका ये डेटा भी अपडेट होगा। लेकिन प्रॉब्लम यहाँ पे ये है दोस्तों कि अगर कोई नया स्टूडेंट मैं इसमें ऐड करता हूँ, मान लीजिए कि 4 जून को एक नया स्टूडेंट मोहन नाम का है, उसने फ़ी पे किया है 3500। ठीक है, तो आप देखेंगे कि जो लिस्ट है इसमें तो मोहन नाम है नहीं, जिसकी वजह से ये लिस्ट अपडेट नहीं हुआ। तो मैं इसके लिए मैनुअली क्या करूँगा, फिर से मैं इस डेटा को कॉपी करूँगा, डेटा में जाऊँगा और रिमूव डुप्लीकेट करके उसका एक रिमूव डुप्लीकेट लिस्ट में फिर से क्रिएट करूँगा। ऐसा मुझे तब करना होगा जब मैं यहाँ पे कोई नए स्टूडेंट का नाम मैं ऐड करूँगा। तो दोस्तों ये तो हुआ मैनुअली वर्क, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि जिस तरह से यहाँ पे सब में फॉर्मूला वर्क कर रहा है कि ऑटोमेटिक वो इस स्टूडेंट का नाम इस डेटाबेस में सर्च करके उसका टोटलिंग वो ऑटोमेटिक दे रहा है। तो क्यों ना ऐसा कोई फॉर्मूला नहीं हो सकता जिसके थ्रू मैं स्टूडेंट नेम का भी यूनिक लिस्ट में अपडेट कर सकूं, ये ऑटो अपडेट हो, ताकि मैं अगर कोई भी नया नाम अगर दूं यहाँ पे तो वो नाम भी यहाँ पे ऑटोमेटिक अपडेट हो जाए। तो इसके लिए दोस्तों मैं आपको 3 एग्जाम्पल दूंगा, 3 फॉर्मूला एक्चुअली आपको बताऊंगा, जिसके थ्रू मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह से आप इस यूनिक लिस्ट को ऑटोमेट कर सकते हैं। क्योंकि मैनुअल वर्क की बात तो यहाँ नहीं हो रही, मैं यहाँ पे ऑटोमेशन की बात कर रहा हूँ ताकि लिस्ट ऑटोमेटिक अपडेट हो। तो दोस्तों मैं अब पहले एग्जाम्पल पे आता हूँ। पहले एग्जाम्पल में मैं आपको एक फार्मूला क्रिएट करके बताऊंगा कि कैसे आप उस फार्मूले के थ्रू यूनिक लिस्ट को आप बना सकते हैं। तो उसके लिए मैं मैच फार्मूले का इस्तेमाल करूंगा दोस्तों। सबसे पहले मैच मैंने टाइप किया, ब्रैकेट स्टार्ट, और इसका आप सिंटेक्स दे पा रहे हैं दोस्तों। सबसे पहला है लुकअप वैल्यू, ठीक है। तो लुकअप वैल्यू में मैं क्या दूंगा, मुझे लुकअप क्या करवाना है, मुझे स्टूडेंट नेम लुकअप करवाना है। तो सबसे पहला नेम क्या है, हेमलता पांडे, ठीक है। फिर मैंने कॉमा दिया। फिर सेकंड क्या है, लुकअप एरे। लुकअप एरे मीन्स लुकअप वैल्यू को मैं किस डेटा रेंज में मैं सर्च करवाना चाह रहा हूँ। तो मेरा लुकअप एरे यानी रेंज है, रेंज में C1 से लेकर C16 को मैंने सेलेक्ट कर लिया। यहाँ पे देखिएगा C1 से और C16। इसे मैं F4 प्रेस करके फ्रीज कर देता हूँ ताकि मैं अगर इस फॉर्मूला को आगे के सेल्स में कॉपी करूँ तो वो कोई चेंज ना हो, क्योंकि मेरा लुकअप एरे और जो कि रेंज है वो फिक्स रहेगा, ठीक है। देन कॉमा के बाद क्या है, एग्जैक्ट मैच। एग्जैक्ट मैच के लिए आप 0 इस्तेमाल कर सकते हैं, लेस देन के लिए 1 और ग्रेटर देन के लिए -1 इस्तेमाल करते हैं। लेकिन यहाँ पे मुझे एग्जैक्ट मैच चाहिए, इसलिए मैं यहाँ पे 0 प्रेस करके मैं ब्रैकेट को क्लोज कर देता हूँ। देन मैं इंटर करता हूँ। तो यहाँ पे देखेंगे रिजल्ट के तौर पे उसने 2
रिजल्ट दिया है। दो क्या है दोस्तों, ये मैच फंक्शन एक्चुअली आपका रो इंडेक्स नंबर को प्रेजेंट करता है, रो इंडेक्स नंबर को आपको शो करता है कि ये डेटा जो है हेमलता पांडे इस सी नंबर कॉलम पे किस रो नंबर पे फाइंड आउट हो रहा है। तो वो आपका किस रो नंबर पे, 2 नंबर पे आपका हेमलता पांडे फाइंड आउट हो रहा है। तो एक्चुअली मैच फंक्शन टॉप टू बॉटम वर्क करता है। तो टॉप से ये सर्च करना स्टार्ट करेगा दोस्तों, तो जहाँ पर भी ये डेटा आपका फाइंड आउट होगा वो रो नंबर आपको प्रेजेंट देगा, ठीक। तो इसलिए यहाँ पे ये रो नंबर 2 प्रेजेंट कर रहा है। अब मैं इस फॉर्मूला को आगे भी ड्रैग कर देता हूँ, तो आप देखेंगे कि सेकेंड जो मेरा लुकअप वैल्यू है प्रमिला राय, वो आपका 3 नंबर रो पे फाइंड आउट हुआ है। थर्ड आपका पुष्पराज जो है आपका 4th नंबर पे, देन 5th किरीट आपका 5th है, वरुण आपका 6 है, गजानंद आपका 7th है और अनिकेत आपका 8th है। लेकिन 9th नंबर पे आप देखेंगे फिर से हेमलता पांडे नाम आ रहा है। तो यहाँ पे जो रिजल्ट आ रहा है वो 2 आ रहा है। क्यों आ रहा है दोस्तों? क्योंकि मैच फंक्शन टॉप टू बॉटम वर्क करता है, यानी वो टॉप से वो नाम सर्च करना स्टार्ट करेगा और जहाँ पर भी उसे वो नाम मिलेगा वो उस रो नंबर को आपको प्रेजेंट करेगा। तो हेमलता पांडे उसने टॉप से स्टार्ट किया सर्च करना, तो उसे सबसे पहले 2 नंबर पर ही फाइंड आउट हो गया, इसलिए उसने रिजल्ट यहाँ पे क्या दिया है, 2 दिया है। उसी तरह से प्रमिला जो लुकअप वैल्यू है उसे उसने किस रो नंबर पे फाइंड आउट किया है, 3rd पे। पुष्पराज आपका किस में सर्च किया, आपका 4th पे। और वरुण उसने 6 पे सर्च किया है, ठीक है। तो रो मैच फंक्शन क्या किया, मुझे यहाँ पे रो नंबर प्रेजेंट किया कि वो किस रो नंबर पे वो डेटा है, ठीक है। तो पहला स्टेप मेरा ये हुआ। अब मेरा सेकेंड स्टेप है कि मैं सेकेंड स्टेप में मैं रो नंबर रो फॉर्मूले का इस्तेमाल करूँगा। रो फॉर्मूला का क्या काम है मैं आपको बताता हूँ। इज इक्वल टू रो ब्रैकेट स्टार्ट और क्लोज, यानी आप ये रो फॉर्मूला जिस भी सेल पे आप अप्लाई करते हैं आपको वो उस सेल का रो नंबर प्रेजेंट करता है, ठीक है। जैसे यहाँ पे देख रहे हैं दोस्तों कि उसने रिजल्ट 2 शो किया, यानी रो फॉर्मूला जिस रो पर भी आप अप्लाई करेंगे वो सेल जिस सेल पर भी आप अप्लाई करेंगे वो सेल किस रो पे है वो रो नंबर आपको प्रेजेंट करेगा, ठीक है। तो मैं इस फॉर्मूला को आगे भी मैं पेस्ट कर देता हूँ, तो आप देखेंगे कि जिस सेल पर भी वो रो फॉर्मूला अप्लाई किया गया है वो उस सेल जिस सेल पे भी अप्लाई किया गया उस सेल किस रो नंबर पे वो रो नंबर यहाँ पे प्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। अब मैंने सेकेंड स्टेप रो नंबर को भी यहाँ पे मैंने अप्लाई कर दिया है, ठीक है। अब मेरा थर्ड स्टेप क्या है कि मैं अब इसमें ये फाइंड आउट कर रहा हूँ कि अगर अब मैं इफ़ फॉर्मूला का इस्तेमाल करूँगा दोस्तों, इज इक्वल टू इफ़ लॉजिकल टेस्ट में मैं क्या दूंगा दोस्तों कि मेरा जो मैच फंक्शन के थ्रू जो रिज़ल्ट आया है वो रिज़ल्ट अगर मेरे रो नंबर से मैच करता है तो वो मुझे स्टूडेंट नेम दे। कैसे? जैसे लॉजिकल टेस्ट में मैंने ये दिया कि I2 यानी मैच फंक्शन के थ्रू जो रिजल्ट मुझे शो हुआ है वो अगर बराबर है मेरे रो नंबर से, वो अगर बराबर है मेरे रो नंबर से, तो मुझे ट्रू रिजल्ट में क्या देगा दोस्तों, ट्रू रिजल्ट में मुझे उस रो पे जो स्टूडेंट नेम है वो देगा, अदरवाइज मुझे कुछ भी ना दे, यानी एम्प्टी सेल पे जो भी दे वो एम्प्टी रहे, ठीक है। मैं देन इंटर करता हूँ। यहाँ पे देखिए दोस्तों मैं फॉर्मूला को फिर से समझा देता हूँ। इस फॉर्मूला ने क्या किया, इस फॉर्मूला ने सबसे पहले लॉजिकल टेस्ट चेक किया। लॉजिकल टेस्ट में मैंने ये दिया है कि I2 इक्वल टू K2, यानी I2 यानी 2 और K2 यानी यहाँ पे 2 इक्वल टू 2 अगर है तो ट्रू रिजल्ट में वो मुझे क्या प्रेजेंट करेगा, C2 प्रेजेंट करेगा। C2 क्या है यहाँ पे, C2 यहाँ पे हेमलता पांडे, जो कि मैं स्टूडेंट नेम को मैं सर्च करवाना चाह रहा हूँ, है ना। तो यहाँ पे लॉजिकल टेस्ट
ट्रू होने की वजह से उसने मुझे रिजल्ट में क्या दिया, C2 दिया, यानी हेमलता पांडे दिया उसने। मैं इसी फॉर्मूला को आगे भी मैं अगर पेस्ट करता हूँ तो देखते हैं क्या रिजल्ट आता है। यहाँ पे देखेंगे कि जहाँ भी रिजल्ट उसे ट्रू मिला उसने मुझे नाम दिया, है ना। यहाँ आप 7 और 8 तक देखेंगे तो नाम उसने मुझे दिया क्योंकि उसे रिजल्ट ट्रू फाइंड आउट हुआ। लेकिन रोल नंबर 9 में आप देखेंगे कि 2 = 9 इट्स रॉन्ग। तो इसने यहाँ पे इफ फॉर्मूला को रिजल्ट फॉल्स मिला तो उसने मुझे क्या दिया, कुछ भी नहीं दिया। जिसमें मैंने फॉल्स रिजल्ट में मैंने डबल कोट में मैंने लिखा था जिसमें मुझे कुछ भी नहीं चाहिए, तो उसने मुझे आगे के रिजल्ट में मुझे कुछ भी शो नहीं किया क्योंकि यहाँ पे उसे फॉल्स रिजल्ट फाइंड आउट हो रहा है, ठीक है। तो इस तरह से मैं यूनिक लिस्ट तो मैंने निकाल दी। अब मैं क्या करूँगा कि इस फॉर्मूला को मैं मर्ज करके एक साथ I2 पे मैं लिखूँगा, ठीक है। तो मर्ज कैसे करेंगे दोस्तों, मर्ज करने के लिए मैं आपको सिंपल तरीका बताता हूँ। सबसे पहले आप देखेंगे कि यहाँ पे मैच फंक्शन है, ठीक है, ओके, और यहाँ पे क्या है, रो फंक्शन है, ठीक है। सबसे पहले मैं रो फंक्शन को मैं कॉपी कर लेता हूँ, ठीक है, और यहाँ पे मर्ज फंक्शन के आगे पेस्ट कर दिया मैंने। अब मैं इसे इंटर करता हूँ, ठीक है। इस फॉर्मूला को मैंने आगे कंटिन्यू किया तो यहाँ पे देखेंगे कि ट्रू और फॉल्स के तौर पे उसने रिजल्ट शो किया, ठीक है। अब मैं इस ट्रू फॉल्स रिजल्ट को मैं आगे इफ़ कंडीशन में कन्वर्ट करूँगा, ठीक है। कैसे करूँगा, मैं इसके आगे इफ़ लगाया मैंने, इफ़ में मेरा क्या लॉजिकल टेस्ट है, ये पूरा फॉर्मूला मेरा लॉजिकल टेस्ट में आ जाता है। ये लॉजिकल टेस्ट अगर ट्रू हुआ तो मेरा ट्रू रिजल्ट में क्या आएगा, मैं चाहता हूँ C2। सेम मैंने वहाँ पे जो टाइप किया था सेम मैं वो यहाँ पर भी टाइप कर रहा हूँ, देखिएगा दोस्तों। तो ट्रू रिजल्ट में मैं C2 चाहता हूँ, नहीं तो मुझे कुछ भी नहीं चाहिए, और देन इंटर, ठीक है। अब मैं इसे आगे भी पेस्ट कर देता हूँ तो देखिए सेम फॉर्मूला मेरा यहाँ भी आ गया। मैंने सब तीनों फार्मूला को मैंने मर्ज करके एक फार्मूला बना दिया, ठीक है। यहाँ के फार्मूला को मैं डिलीट कर देता हूँ, ठीक है। यहाँ पे देखिएगा आपका एक फार्मूला तैयार हो गया जिसमें आप अगर मैं यहाँ पे डेटाबेस में कोई नया नाम ऐड करता हूँ, मान लीजिए 4 जून को मोहन ने फ़ी पेड किया मुझे 3000, ठीक है। तो वो नाम आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, ठीक है। आगे भी अगर मैं कोई नया नाम ऐड करता हूँ, मान लीजिए 5 जून को रोहन आया है, नया स्टूडेंट, उसने 3500 फ़ी पे किया, तो यहाँ पे देखिए कि लिस्ट आपका अपडेट हो रहा है और आपका टोटलिंग भी दोनों मैच हो रहा है। लेकिन दोस्तों इस फॉर्मूला में कुछ कमियां हैं। कमियां क्या हैं, सबसे पहले तो आप देख रहे हैं लिस्ट अपडेट तो हो रहा है लेकिन बीच में आप गैप देख पा रहे हैं। ये गैप क्यों है दोस्तों, क्योंकि इसमें प्रॉब्लम ये है कि दोस्तों कि आप जितने भी रो का इस्तेमाल यहाँ स्टूडेंट नेम लिखने के लिए कर रहे हैं उतने ही रो का इस्तेमाल आपको यहाँ पे यूनिक लिस्ट निकालने के लिए भी इस्तेमाल करना पड़ रहा है। यानी आपको बहुत से रो रिजर्व करके रखना पड़ रहा है। यानी अगर आप यहाँ पे रो टोटल 16 रो का इस्तेमाल कर रहे हैं तो यहाँ पर भी आपको टोटल 16 रो पर फॉर्मूला अप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है। मान लीजिए ये डेटा, ये तो छोटा डेटा होगा। अगर डेटा आपका जाहिर सी बात है बहुत बड़ा हो भी सकता है जो कि 100, 150 या 1000, 1000 के हुआ, तो क्या आपको यहाँ पे 1000 रो को रिजर्व करके रखना पड़ेगा। तो इस फॉर्मूला में ये कमी है कि मैं उतना रो रिजर्व करके नहीं रखना चाहता, क्योंकि मुझे पता है कि स्टूडेंट नेम मेरा 10 या 12 उससे ज़्यादा नहीं है। तो मैं चाहता हूँ कि 10 या 12 रो पर ही मेरा वो नाम आ जाए। ये जो गैप है ये गैप ना आए, ये गैप ना आके ये नाम जो है एक साथ मुझे ऑर्डर में मिल जाए, ठीक है। तो इसके लिए मैं इस फॉर्मूला में एक तो ये कमी है ना। दूसरा ये कमी है कि ये जो गैप आ रहे हैं, ये कमी तो ये है। दूसरा है कि मुझे पूरे रो को रिजर्व करके रखना पड़ा। 2 कमियां हैं। इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन क्या है दोस्तों, इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन है एरे फंक्शन। अब मैं आपको बताऊंगा कि एरे फंक्शन होता क्या है। तो अब मैं एग्जाम्पल 2 पे आता हूँ जिसमें मैं आपको बताऊंगा कि एरे फंक्शन क्या है। तो मैं किसी सेल पे इज इक्वल टू और मैं कोई एक रेंज ले लेता हूँ।
जैसे मैं C1 से लेकर D16 तक का रेंज मैंने एक सेल पे मैंने टाइप कर लिया, देन मैं इंटर करता हूँ, तो आप देखेंगे कि यहाँ पे जो रिज़ल्ट शो हो रहा है वो एरर शो हो रहा है, ठीक है। लेकिन अगर हम इसी रिज़ल्ट को एरे फंक्शन या फॉर्मूला के थ्रू आप चेक करना चाहें तो कैसे चेक करेंगे? सिंपल सा, आप उस सेल पे F2 प्रेस कीजिए, देन कंट्रोल शिफ्ट इंटर टाइप कीजिए, ठीक है। कंट्रोल शिफ्ट इंटर आपने प्रेस किया तो आपको रिजल्ट क्या शो हुआ? स्टूडेंट नेम आप देख पा रहे हैं, ठीक है। और आप साथ में ये भी देख पा रहे हैं कि फॉर्मूला के स्टार्टिंग और एंड में कर्ली ब्रैकेट लग चुके हैं, जो कि ऑटोमेटिक लगे हैं, इसे मैनुअली मैंने नहीं टाइप किया है, ठीक है। तो यानी आपको अगर किसी फॉर्मूला की स्टार्टिंग और एंड में अगर कर्ली ब्रैकेट शो हो रहा है तो यानी वो फॉर्मूला एरे फॉर्मूला है, ठीक है। अब मैं आपको बताऊंगा कि ये स्टूडेंट नेम कैसे शो कर रहा है। तो मैं थोड़ा फॉर्मूला बार को एक्सपेंड करता हूँ। इस फॉर्मूला को मैं सेलेक्ट करके F9 प्रेस करता हूँ, तो आप देखेंगे कि F9 प्रेस करते साथ ही बैकएंड में कुछ डेटा आप देख पा रहे हैं, यानी कि एरे फंक्शन आपको किसी डेटाबेस को किसी एक सेल पे ही प्रोवाइड कराने की फैसिलिटी देता है। यानी मैंने जो रेंज सेलेक्ट किया था C1 से लेकर D16 तक, तो आप वो डेटा आप एक सेल पे ही देख पा रहे हैं, जिसे कि एरे फंक्शन ने कॉमा और सेमी कॉलन के बेस में डिस्ट्रीब्यूट किया है। यानी अगर आप कॉमा देख पा रहे हैं किसी दो टेक्स्ट के बीच में तो वो कॉलम पे डिस्ट्रीब्यूशन है, और अगर किसी दो टेक्स्ट के बीच में आप अगर सेमी कॉलन देख पा रहे हैं तो सेमी कॉलन मीन्स वो रो बेस पे डिस्ट्रीब्यूशन है। यानी कॉमा आपका रो बेस पे डिस्ट्रीब्यूट कॉलम बेस पे डिस्ट्रीब्यूट करता है, और रो बेस पे आपका सेमी कॉलन डिस्ट्रीब्यूशन देता है। मैं इसी एरे फंक्शन का इस्तेमाल करते हुए एक फॉर्मूला यहाँ पे टाइप करूँगा। तो मैं टाइप कर रहा हूँ इक्वल टू मैच, जैसे कि एग्जांपल 1 पे मैंने टाइप किया था, मैच ब्रैकेट स्टार्ट लुकअप वैल्यू में C2 दे देता हूँ, कॉमा लुकअप एरे में मैं C2 से लेकर से 16 तक के रेंज को मैं दे देता हूँ, जिसे मैं F4 से फ्रीज कर दे रहा हूँ, कॉमा लुकअप एग्जैक्ट मैच के लिए मैं 0 टाइप करता हूँ, ब्रैकेट क्लोज देन इंटर। तो यहाँ पे आप देखेंगे रिजल्ट के तौर पे मुझे 1 शो हो रहा है। और ये एक रिजल्ट क्यों है दोस्तों? क्योंकि जो लुकअप वैल्यू है हेमलता पांडे, उसे उसके लुकअप रेंज यानी C2 से लुकअप रेंज है, तो उसके लुकअप रेंज सबसे पहले रो पे ही, लुकअप रेंज के सबसे पहले रो पे ही फाइंड आउट हो गया, इसलिए उसने मुझे रिजल्ट 1 शो किया, ठीक है। यहाँ पे लेकिन दोस्तों मैं इस फॉर्मूले में कुछ चेंज करना चाहूँगा। चेंज किया कि मैं इसे अब एरे फॉर्मूला में कन्वर्ट करना चाहता हूँ। यहाँ पे आप देखेंगे कि लुकअप जो वैल्यू है मैंने एक सेल का रेफरेंस दिया है, तो मैं यहाँ सेल का रेफरेंस ना दे के एक रेंज को मैं शो करूँगा। रेंज में यहाँ क्या दे देता हूँ C2 से लेकर से 16, यानी मैं एक रेंज को मैं लुकअप करना चाह रहा हूँ लुकअप एरे में। तो मैं इसे भी F4 से फ्रीज करके इंटर कर देता हूँ। इसे मैं अब सेलेक्ट करके F9 प्रेस करता हूँ। तो F9 प्रेस करने के बाद आप देखेंगे कि एरे फंक्शन ने मुझे बैकएंड में रो इंडेक्स नंबर रिजल्ट के तौर पे दिया है, यानी कि हेमलता पांडे उसे उसके एरे रेंज में सबसे पहले रो पे फाउंड आउट हुआ है, प्रमिला उसे सेकेंड रो पे, पुष्पराज उसे थर्ड रो पे, इसी तरह से आगे उसे जो लुकअप वैल्यू है जहाँ भी सर्च हुआ है वहाँ पे उसने उस रो नंबर को मुझे रिजल्ट के तौर पे दिया है। आगे NA इसलिए आया है क्योंकि उसे एग्जैक्ट मैच उसे फाइंड आउट नहीं हो पाया है, यानी यहाँ पे जो रिजल्ट, यहाँ पे जो लुकअप वैल्यू है कुछ भी नहीं होने की वजह से यहाँ पे वो रिजल्ट फाइंड आउट नहीं कर पाया है, ठीक है। अब कंट्रोल Z से मैं इसे बैक कर देता हूँ रिजल्ट को। मैं अब क्या चाह रहा हूँ कि सेकेंड स्टेप में दोस्तों मैं इस मैच फार्मूला के साथ एक और मैच फार्मूला लगाऊंगा। वो कैसे, यहाँ देखिएगा, यहाँ पे मैंने मैच टाइप किया, ब्रैकेट स्टार्ट किया, लुकअप वैल्यू में मैंने रो लिखा, ब्रैकेट स्टार्ट 2 से लेकर 16 तक मैंने रो लिखा, है ना। यहाँ पे यानी मैं 2 से लेकर 16 तक रो को मैं लुकअप एरे में मैच करवाना चाह रहा हूँ, वो भी एग्जैक्ट मैच के साथ, ठीक है। अब इंटर करता हूँ, तो अब मैं इसे सेलेक्ट करके मैं इसका रिज़ल्ट F9 प्रेस करके मैं आपको दिखाता हूँ। तो यहाँ पे देखेंगे जो रिज़ल्ट शो हुआ है वो 2 3 4 5 6 7 मुझे रो नंबर के तौर पे मुझे प्रेजेंट हुआ है। वो कैसे, मैं आपको यहाँ पे
सबसे पहले रो फार्मूला को मैं सेलेक्ट करके इसका रिजल्ट दिखा देता हूँ। सेकेंड पे मैं मैच फार्मूला का सेलेक्ट करके उसे मैं F9 प्रेस करके मैं उसका रिजल्ट दिखा देता हूँ। यहाँ पे आप देखेंगे कि जो रो नंबर है 2 से लेकर 16 तक के रो नंबर को मैं लुकअप एरे, जो कि मेरा मैच के थ्रू जो रिजल्ट आया है उस रिजल्ट पे मैं लुकअप करवाना चाह रहा हूँ, है ना। लुकअप करवाने के बाद जो रिज़ल्ट मुझे शो हुआ था वो 2 3 4 5 6 7 मुझे रिज़ल्ट मुझे मिला है। वो कैसे, मैं आपको आगे थोड़ा और अच्छे से एक्सप्लेन कर देता हूँ। यहाँ पे जो लुकअप वैल्यू है मेरा रो नंबर है 2 से लेकर 16 तक, ओके। और लुकअप एरे मेरा क्या था, जो कि मैच फंक्शन के थ्रू मेरा जो रिजल्ट आया था वो है 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 5 10 एन। जो रिजल्ट जो मेरा आ रहा है वो कैसे आ रहा है, यहाँ पे मैं लुकअप वैल्यू, यानी मेरा जो लुकअप वैल्यू है सबसे पहला है 2, उसने लुकअप एरे में उसने सबसे पहले 2 को फाइंड आउट किया, तो 2 उसे रो नंबर 2 पे फाइंड आउट हुआ, इसलिए उसने मुझे रिजल्ट के तौर पे सबसे पहले उसने मुझे 2 रिजल्ट दिया। सेकेंड लुकअप वैल्यू मेरा 3 है, जो कि उसे लुकअप वैल्यू में लुकअप एरे में उसे 3 नंबर रो पे फाइंड आउट हुआ, इसलिए मुझे सेकेंड जो रिजल्ट मिला वो 3 मिला। इसी तरह से फोर्थ लुकअप वैल्यू मुझे फोर्थ रो नंबर पे फाइंड आउट हुआ, फिफ्थ वैल्यू मुझे फिफ्थ रो नंबर पे फाइंड आउट हुआ, सिक्स वैल्यू मुझे सिक्स रो नंबर पे फाइंड आउट हुआ, सेवेंथ मुझे सेवेंथ रो पे फाइंड आउट हुआ। लेकिन जो एट्थ वैल्यू है वो मुझे इस लुकअप एरे में फाइंड आउट नहीं हुआ, जिसकी वजह से रिजल्ट जो है वो एन आया है। आगे भी एन इसलिए आया है क्योंकि लुकअप वैल्यू उसे इस लुकअप एरे में फाइंड आउट नहीं हो पाया, ठीक है। इसलिए यहाँ पे दोस्तों जो रिजल्ट आया है वो मुझे 2 3 4 5 6 7 इस तरह से मुझे रिजल्ट बैकहैंड में मुझे मिला है, ठीक है। लेकिन दोस्तों यहाँ पे मेरा रीज़न रो नंबर लाने का क्या है, रोल नंबर आने का मतलब ये है कि अब इस रोल नंबर के थ्रू मैं इस जो स्टूडेंट नेम है कॉलम सी में जो स्टूडेंट नेम है मैं उसे अब पिक करूँगा। वो कैसे, वो अब आप देखिए। मैं इसे कंट्रोल जेड से बैक कर लेता हूँ। अब इस रिजल्ट के आगे मैं इफ़ एरर फार्मूला का इस्तेमाल करूँगा। इफ़ एरर फार्मूला क्या करता है दोस्तों, इफ़ एरर फार्मूला आपका अगर वैल्यू एरर है, अगर वैल्यू में कुछ एरर है तो एरर आने से आप उस एरर के अगेंस्ट उसके एरर के रिप्लेसमेंट में आप क्या रिजल्ट चाहते हैं वो आप यहाँ पे दे सकते हैं। तो अगर वैल्यू अगर एरर है, वैल्यू में अगर एरर है तो मुझे रिजल्ट में कुछ भी नहीं चाहिए, मैंने डबल कोट में उसे इंडिकेट किया, मुझे कुछ भी नहीं चाहिए। देन मैं इंटर करता हूँ। कि इफ़ एरर फार्मूला बहुत यूज़फुल है दोस्तों। इसके थ्रू आप किसी एरर को फाइंड आउट करके उसके अगेंस्ट में आप रिक्वायर्ड आप जो रिज़ल्ट चाहते हैं वो आप उसमें दे सकते हैं, ठीक है। इसे मैं अब सेलेक्ट करके अब आपको इसका रिज़ल्ट मैं शो करता हूँ। तो जहाँ पर भी आप देखेंगे कि इससे पहले के रिज़ल्ट में एन शो हो रहा था, उसकी जगह पे अब एन शो नहीं हो रहा है, ठीक है दोस्तों। यानी मुझे इस एरे को मुझे हटाना था, इस वजह से मैंने उस इफ़ एरर फार्मूला का इस्तेमाल किया है। तो अब मुझे सीधा जो रिज़ल्ट आ रहा है वो न्यूमेरिक मुझे 2 से लेकर 7 तक न्यूमेरिक मुझे रिज़ल्ट फाइंड आउट हो गया है, ठीक है। इसे मैं कंट्रोल से बैक करता हूँ। अब आगे का स्टेप क्या है दोस्तों, मैं अब आगे का स्टेप में मैं ये करूँगा कि अब इस फार्मूला में मैं एक और फार्मूला ऐड करूँगा, वो है स्मॉल फार्मूला टाइप करता हूँ, स्मॉल ब्रैकेट स्टार्ट। सिंटेक्स आप देख पा रहे हैं एरे, तो ये होल फार्मूला मेरा एरे है, ओके। एरे मीन्स आप जो भी डेटा आप देना चाहते हैं तो ये ऑलरेडी ये डेटा है, ठीक है। कॉमा के बाद आप देख पा रहे हैं यहाँ पे के मीन्स पोजीशन, यानी इस एरे फार्मूला के अंदर जो भी वैल्यू है उसमें से सबसे स्मॉलेस्ट वैल्यू किस पोजीशन में है चाहते हैं वो आपको देना है। पोजीशन मीन्स न्यूमेरिकल वैल्यू में चाहता हूँ कि सबसे पहला जो स्मॉलेस्ट वैल्यू है वो मुझे दे। तो मैंने इसे एक लिख के ब्रैकेट क्लोज किया, देन मैंने इंटर किया। अब इसे मैं F2 प्रेस करके कंट्रोल शिफ्ट इंटर मैंने टाइप किया। तो अब क्या ये फार्मूला एरे फार्मूला में कन्वर्ट हो गया है, जिसका रिजल्ट मुझे अब 200 हो रहा है, ठीक है। इसे मैं नीचे तक ड्रैग कर देता हूँ। तो यहाँ पे देखेंगे आप दोस्तों कि
फॉर्मूला में थोड़ा सा मुझे चेंज करना होगा। यहाँ पे आप देखेंगे जो रो नंबर है वो इंक्रीज़ होते जा रहा है, तो मुझे इसे भी फ्रीज करना होगा। यानी कि इसे मैं सेलेक्ट करके F4 प्रेस करके मैं इसे मैंने फ्रीज कर दिया। और लास्ट में मैंने जो मैनुअली 1 लिखा है इसे 1 ना लिख के इसे मैं थोड़ा सा डायनेमिकली करना चाहता हूँ, यानी कि मैं यहाँ पे रो फंक्शन का इस्तेमाल करूँगा। रो -1 रो फॉर्मूला क्या करता है दोस्तों, जिस सेल पे रो मैंने टाइप किया है फॉर्मूला, वो उस सेल का रो नंबर मुझे प्रेजेंट करके देगा। ठीक है, तो यानी कि यहाँ पे जो रिज़ल्ट आएगा रो नंबर 2 है -1, यानी मुझे रिज़ल्ट 1 यहाँ पे शो होगा। ठीक है, इस फॉर्मूला को अब मैं F2 प्रेस करके Ctrl+Shift+Enter में टाइप करके मैं इसे आगे भी ड्रैग कर देता हूँ। तो आप देखेंगे कि मेरा जो फॉर्मूला है आगे भी पेस्ट होकर मुझे जो रिजल्ट शो कर रहा है वो 2, 3, 4, 5, 6, 7 शो कर रहा है। ठीक है, जो कि मैं चाहता था। ठीक है, अब नेक्स्ट स्टेप पे मैं ये चाह रहा हूँ कि अब न्यूमेरिकल वैल्यू के बजाय ये रो नंबर जो मुझे मिला, इस रो नंबर के बजाय मुझे अब ये जो स्टूडेंट नेम है वो आए। तो वो कैसे आएगा दोस्तों, उसके लिए आप सिंपल से एक और फॉर्मूला इस पे ऐड कीजिए जो कि एंड फॉर्मूला है। एंड फॉर्मूला क्या करता है दोस्तों, किसी भी दो टेक्स्ट को मर्ज कर सकता है। जैसे कि मैं यहाँ पे कॉमा में एक सी मैंने लिखा है, जो भी आप टेक्स्ट को अगर मर्ज करना चाह रहे हैं तो उसे डबल कोट के अंदर आपको लिखना होगा। तो यहाँ पे मैंने सी को लिखा डबल कोट के अंदर, एंड फार्मूला के साथ बाकी के फार्मूला को जो कि मेरा मेजर फार्मूला है उसे मैंने ऐड किया। देन मैं Ctrl+Shift+Enter करता हूँ, तो आप देखेंगे यहाँ पे मुझे C2 दे रहा है, यानी कि यहाँ पे अभी ये फार्मूला अभी भी इनकम्प्लीट है। यानी कहने का मतलब है कि ये मैं यहाँ पे सेल रेफरेंस देना चाहता हूँ। यहाँ पे सेल रेफरेंस C2, C3, C4, 5, 6, 7 देना चाहता हूँ, लेकिन ये अभी टेक्स्ट मोड पे है। इसे मुझे रेफरेंस मोड पे चेंज करने के लिए इस पे एक इनडायरेक्ट फार्मूला का इस्तेमाल करना होगा। इनडायरेक्ट फार्मूला क्या करता है दोस्तों, इसका सिंटेक्स देखिए, रेफरेंस टेक्स्ट, यानी जो मैंने टेक्स्ट दिया है जो कि C2 टेक्स्ट आ रहा है, इसे वो इनडायरेक्ट फार्मूला इसे रेफरेंस मोड पे चेंज कर देता है। यानी कि उस होल फार्मूला को मुझे इनडायरेक्ट फार्मूला के अंदर मुझे रखना होगा और मैं देन उसे Ctrl+Shift+Enter में करूँगा तो देखेंगे कि वो जो टेक्स्ट है वो आपका रेफरेंस मोड में चेंज हो गया है। अब उसे मैं बाकी सेल्स में भी अप्लाई करता हूँ तो आप देखेंगे कि मुझे यहाँ पे जो स्टूडेंट नेम है, यूनिक स्टूडेंट नेम मुझे यहाँ पे शो हो रहा है। लेकिन मैं चाह रहा हूँ कि आगे जो ये एरर शो हो रहा है ये एरर भी ना है। तो सिंपल सा आपको मैंने जैसा बताया कि इफ़ एरर फार्मूला का इस्तेमाल आप कर सकते हैं एरर को हटाने के लिए। तो इफ़ एरर ब्रैकेट स्टार्ट और लास्ट में मैं चाह रहा हूँ कि जहाँ भी एरर आए उसमें मुझे कुछ भी नहीं चाहिए, ब्लैंक चाहिए। देन Ctrl+Shift+Enter, याद रखिएगा Ctrl+Shift+Enter के साथ ही आपका जो फार्मूला है वो एरे फार्मूला में कन्वर्ट होगा। ठीक है, और जैसे ही आप इंटर करेंगे पहले ही सेल पे बाकी सेल पे भी ऑटोमेटिक वो एरे फार्मूला अप्लाई हो जाएगा, लेकिन आपको इसे वो कॉपी करना होगा। देखिए मैंने इसे कॉपी किया तो बाकी का जो आगे एरर शो हो रहा था वो भी हट गए। अब ये पूरी तरह से डायनेमिक हो चुका है दोस्तों। कैसे, मैं आपको दिखाता हूँ। मान लीजिए यहाँ पे अनिकेत ने 3 जून को फिर से अपना फी पे किया है। तो यहाँ पे दोस्तों टोटल मैच नहीं हो रहा है, यानी कि फॉर्मूला में कुछ अभी भी एरर है। यहाँ पे अनिकेत भी इस नाम लिस्ट में नहीं आ रहा है। चलिए मैं देखता हूँ क्या एरर है। हाँ, यहाँ पे आप देखेंगे जो मैंने लुकअप एरे में रेंज दिया है वो एक्चुअली C1 से लेकर से 16 होगा, प्लस आपका आगे मैंने +1 किया है। ठीक है, अब मैं इसे Ctrl+Shift+Enter करता हूँ, देन इसे नीचे तक ड्रैग करता हूँ, तो अब ये फॉर्मूला परफेक्ट है। ओके, तो इसी तरह से अनिकेत मैंने आगे नाम इंटर किया है और उससे फीस मैंने 2000 लिया है जो कि 3 जून को उसने सबमिट किया है। तो टोटल फीस उसने 4000 किया है। टोटल मिला के जितने भी स्टूडेंट हैं टोटल फीस 26,500 अब तक उसने सबमिट कर दिया है स्टूडेंट ने। ओके, और आगे भी अगर मैं कुछ और नाम ऐड करता हूँ, जैसे मान लीजिए 6 जून को
रियांस ने 3500 नया स्टूडेंट है, उसने नया फ़ी पे किया 3500, तो वो नाम भी यहाँ पे अपडेट हो रहा है। यानी ये अब जो लिस्ट है ये अब ऑटोमेटिकली डायनेमिकली अब ये यूनिक लिस्ट बन चुका है, जिस पे आप डेटाबेस में अगर कोई भी नाम ऐड करते हैं तो वो नाम भी इसमें अपडेट हो जाएगा वैल्यू के साथ। ओके, हम आते हैं अपने थर्ड एग्जांपल पे। थर्ड एग्जांपल में भी मैं एक थर्ड फार्मूला का इस्तेमाल करूँगा। एक्चुअली दोस्तों ये फार्मूला मैं नेट सर्फिंग के दौरान मुझे पता चला और ये काफ़ी अच्छा फार्मूला है, इसे मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। तो मैं इस फार्मूला को पहले मैं कॉपी कर लेता हूँ। कॉपी किया और फार्मूला बार पे मैंने इसे पेस्ट किया। ब्रैकेट को मुझे हटाना होगा क्योंकि ये मैनुअली लगे हुए हैं और इसमें कुछ मुझे करेक्शन करना होगा, जैसे कि रेंज जो है मैं 1 से लेकर 16 इसे कर देता हूँ और यहाँ पे जो है काउंटिव, एक्चुअली ये होना चाहिए ये I1 से I1 और पहले I1 को मैं पहले फ्रीज कर देता हूँ। ओके, यहाँ पे 16, अब कंट्रोल शिफ्ट इंटर मैंने प्रेस किया और इसे आगे भी मैंने पेस्ट कर दिया। अब दोस्तों मैं बताऊंगा कि फार्मूला वर्क कैसे कर रहा है। यहाँ पे देखेंगे दोस्तों कि काउंटिव, मैच और इंडेक्स के कॉम्बिनेशन से एक फार्मूला बनाया गया और ये बहुत बढ़िया फार्मूला है। इसे मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ कैसे ये वर्क करता है। सबसे पहले आप देखेंगे काउंटिव फार्मूला है ना। काउंटिव फार्मूला क्या करता है दोस्तों कि काउंटिव फार्मूला किसी रेंज के अंदर आपको क्राइटेरिया बेस पे काउंट करके बताया गया है कि वो वैल्यू कितने बार आपका आया है। ठीक है, काउंटिव फार्मूला का काम ये है। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि सबसे पहले रेंज में मैंने यहाँ पे I1 से लेकर I1 ही मैंने दिया है। यहाँ पे मैंने रेंज में 1 से 1 ही दिया है, लेकिन यहाँ पे पहला जो I1 है उसे मैंने फ्रीज किया है और सेकेंड जो I1 है उसे मैंने फ्रीज नहीं किया है। यानी कि ये आपका रो इंक्रीज के साथ साथ ये रेंज भी इंक्रीज हो रहा है। यहाँ पे देखिएगा सेकेंड रो पे मैं आया हूँ, यहाँ पे रेंज आपका I1 से I2 हो गया, थर्ड पे मैं आया तो I3 हो गया। तो इसी तरह से रो इंक्रीज के साथ साथ ये रेंज भी इंक्रीज होता जाएगा। ठीक है, तो रेंज में मैंने I1 से I1 ही मैंने लिया है। ठीक है, और इसमें क्राइटेरिया जो है मैं C2 से C16 लिया है, जो कि मेरा स्टूडेंट नेम है। ठीक है, C2 से लेकर C16 इसे मैंने फ्रीज कर दिया है, ये एज इट इज़ ही रहेगा। अब मैं बताऊंगा ये काउंटिव फार्मूला क्या रिजल्ट दे रहा है। तो मैं आपको यहाँ पे सेलेक्ट करके मैं एक बार इसका रिजल्ट शो करवा देता हूँ। F9 मैंने प्रेस किया तो यहाँ पे आप देखेंगे कि 000 शो हो रहा है। ठीक है, इसे मैं बैक करता हूँ, सेकेंड में मैं आता हूँ, यहाँ पे मैं सेकेंड रो पे मैं आके आपको इसका रिजल्ट शो करवाता हूँ। क्या दिखा रहा है इसमें आप देखेंगे कि कहीं पे 1 और कहीं पे 0 शो हो रहा है। तो ये 1 कैसे शो हो रहा है, तो इसे मैं अब आपको एक्सप्लेन करता हूँ कि सेकेंड रो पे मैं आता हूँ। यहाँ पे सबसे पहले मैंने जो रेंज दिया है इसे मैं F9 प्रेस करता हूँ। तो रेंज में आप देखेंगे कि मैंने दिया था I1 से लेकर I1, जो कि रो इंक्रीज के साथ साथ वो रेंज भी इंक्रीज हो गया। तो यानी मैं अभी जिस रो पे हूँ वो थर्ड रो पे हूँ, तो यानी जो रेंज है वो I1 से लेकर I2 हो गया है। यानी I1 से लेकर I2 का जो रेंज पे जो डेटा है, पहला है आपका स्टूडेंट नेम है, आप देखिए पहला स्टूडेंट नेम है और सेकंड जो हेमलता पांडे, देखिएगा I2 पे हेमलता पांडे। तो ये आपका रेंज जो है ये स्टूडेंट नेम और हेमलता पांडे है। तो इस रेंज में मैं जो क्राइटेरिया मैं सर्च करवाना चाह रहा हूँ जो कि है C2 से C16, मैं F9 से मैं प्रेस करके आपको दिखा देता हूँ इसे एक्सटेंड करके कि C2 से लेकर जो 16 तक का जो डेटा है मैं इस रेंज में सर्च करवा रहा हूँ। ओके, ध्यान दीजिएगा कि इस रेंज में मैं इस डेटा को जो ब्लैक में हाईलाइट है उस डेटा को मैं रेंज में सर्च करवा रहा है। यानी कि सबसे पहले वो हेमलता को सर्च करेगा, तो हेमलता जो है उसे इस रेंज में फाइंड आउट हो गया है। यानी हेमलता फाइंड आउट होने की वजह से जो मेरा रिजल्ट आ रहा था वो 1 आ रहा था। सेकंड क्या है, प्रमिला इस रेंज में नहीं है तो 0 शो हो रहा है। पुष्पराज नहीं है, कीर्ति नहीं है, वरुण नहीं है। यानी कि
ये दो नाम अगर इस क्राइटेरिया में आ रहे हैं तो वो आपका रिजल्ट 1 में शो करेगा, क्योंकि वो वन टाइम ही आ रहा है ना। यहाँ पे जितने टाइम आएगा वो उतने टाइम ही शो करेगा, लेकिन यहाँ पे वो 1 टाइम ही आ रहा है। तो यहाँ पे जो क्राइटेरिया अपना हेमलता पांडे, एक ही नाम है जो कि एक बार ही आ रहा है, लेकिन 2 जगह पे आ रहा है। पहले पोजीशन पे आ रहा है और 9th पोजीशन पे भी आ रहा है। तो काउंटिव क्या कर रहा है कि पोजीशन पे वो कितने टाइम आ रहा है वो नंबर आपको इंडिकेट कर रहा है। यानी हेमलता 1 टाइम ही आया है तो पहले पोजीशन पे 1 आ रहा है और 9th पोजीशन पे भी 1 आ रहा है ना। बाकी जगह पे आपका 0 शो हो रहा है, क्योंकि बाकी डेटा में स्टूडेंट नेम कहीं भी नहीं इंडिकेट हो रहा है, इसलिए आपका 1 और 0 शो हो रहा है। मैं इसे और अच्छे से समझा देता हूँ। आगे मैं आपका रो नंबर 4 पे आता हूँ। रो नंबर 4 में आपका जो काउंटिव का जो रेंज है वो इंक्रीज हो गया है और इसमें यहाँ पे अब 3 डेटा आ रहे हैं, स्टूडेंट नेम, हेमलता पांडे और प्रमीला राज। तो यहाँ पे भी मैं अब आपको क्राइटेरिया को मैं अब इसका F9 पे प्रेस करके आपको दिखा देता हूँ कि क्राइटेरिया में अब क्या कर रहा है कि अब उससे प्रमीला राज भी फाइंड आउट हो रहा है ना। प्रमीला राज भी फाइंड आउट हो, जहाँ जहाँ प्रमीला राज फाइंड आउट हो रहा है वहाँ पे वो 1 शो करेगा, लेकिन वो उसके अपने पोजीशन पे शो करेगा। जैसे कि यहाँ पे 2nd पोजीशन पे यहाँ पे प्रमीला राज दिख रहा है तो यहाँ पे प्रमीला राज 1 आएगा, क्योंकि रेंज में प्रमीला राज 1 टाइम ही आया है। और आप आगे देखेंगे तो प्रमीला राज आपको और आगे भी मिलेगा, यानी कि यहाँ पे 10th पोजीशन पे भी प्रमीला राज आप देख पा रहे हैं। यहाँ पर भी वो एक ही शो करेगा, क्योंकि कितने टाइम प्रमीला राज आया है, 1 टाइम ही इस क्राइटेरिया में प्रमीला राज आया है, लेकिन 10th पोजीशन पे। तो यहाँ पे काउंटिव क्या कर रहा है आपको, काउंटिव यहाँ पे आपको पोजीशन पे पोजीशन शो कर रहा है कि वो कितने टाइम आया। यहाँ पे देखिएगा हेमलता पांडे पहले पोजीशन पे था और 10th पोजीशन पे है, और उसी तरह प्रमीला राज 2nd पोजीशन में है और 11th पोजीशन पे है। तो यहाँ पे काउंटिव पोजीशन को आपको प्रेजेंट कर रहा है किस पोजीशन पे आ रहा है। इसके बाद जो है मैच फंक्शन यहाँ पे जीरो वैल्यू को इस क्राइटेरिया में सर्च करवा रहा है ना। तो कैसे सर्च करवा रहा है, यहाँ पे मैं आपको सेलेक्ट करके आपको मैं इसका रिजल्ट दिखवा रहा हूँ। यहाँ पे काउंटिव के आगे मैच फंक्शन लगा के उस पर 0 वैल्यू को फाइंड आउट करवाया जा रहा है। 0 वैल्यू को फाइंड आउट करवाने से उसे जो पहला जो 0 वैल्यू फाइंड आउट हुआ है वो 3 रो नंबर पे फाइंड आउट हुआ है। वो कैसे, मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ। सबसे पहले काउंटिव को मैंने F9 से मैंने प्रेस किया, तो जो 0 वैल्यू है मैच का वो सबसे पहले पोजीशन क्या है, वो रो नंबर 3 पे आ रहा है। तो रो नंबर 3 पे रो नंबर मतलब क्या है दोस्तों, यहाँ पे जो वैल्यू है यहाँ पे आपका सेमी कॉलन में डिवाइड है, यानी कि ये रो पे है ना, रो बेस पे है, ठीक है। इसलिए ये 3rd नंबर रो पे आपका 0 सबसे पहले पोजीशन पे आ रहा है। तो मैच फंक्शन क्या कर रहा है, 0 को फाइंड आउट करते जा रहा है कि वो किस पोजीशन पे आ रहा है ना। तो यहाँ पे 0 वैल्यू 3rd पोजीशन पे आया है, इसीलिए यहाँ पे मैच फंक्शन क्या कर रहा है कि मैच फंक्शन जो रिजल्ट शो कर रहा है वो आपका 3 शो कर रहा है। ओके, अब इसके बाद इंडेक्स फार्मूला क्या काम है दोस्तों। इंडेक्स फार्मूला क्या करता है कि उसका सिंटेक्स आप देखिए कि एरे है, ये आपका जो रेंज है वो एरे है, देन उसके बाद रो नंबर आपको देना होता है। तो यानी कि इंडेक्स नंबर किसी रेंज में से आप रो नंबर के बेस पे उस डेटा को आप पिक कर सकते हैं। इंडेक्स फार्मूला उस डेटा को किसी भी डेटा को पिक करने की फैसिलिटी प्रोवाइड कराता है। तो यहाँ पे जो फॉर्मूला है वहाँ पे 3 नंबर रो को इस एरे में, इस रेंज में से पिक करके आपको प्रोवाइड कराएगा। तो यानी यहाँ पे जो रिजल्ट आएगा आपका इंडेक्स फार्मूला का, वो F9 प्रेस करने से आपका 3 नंबर रो पे क्या है, पुष्पराज है। तो यानी 3rd नंबर रो पे आपको पुष्पराज जो वैल्यू है वो आपको प्रेजेंट होगा। फॉर्मूला आगे के सेल्स में भी इसी तरह से वर्क करेगा और आप इस तरह से एक यूनिक लिस्ट आप निकाल सकते हैं। तो आपको तीनों फार्मूला में से जो भी आपके डेटाबेस के हिसाब से आपको सूटेबल लगता है आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। दोस्तों आई होप आपको मेरे द्वारा दी गई जानकारी अच्छी लगी होगी और
मैंने कुछ आपका अगर नॉलेज कुछ गेन किया है तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए दोस्तों, है ना। हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में कुछ नए कंटेंट्स के साथ, जिसमें मैं आपके नॉलेज को और ग्रो करने की कोशिश करूँगा। तब तक मुझे इजाज़त दीजिएगा दोस्तों, और आप खुश रहिए और अपने आसपास के लोगों को भी खुश रखिए। धन्यवाद।